ये लेसन तो कंप्लीट हो गया था, ये बाकी रहता था। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRBM इन शॉर्ट। ठीक है, इन ए मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मतलब एक ऐसे गवर्नमेंट जिसमें मल्टी पार्टीज हों। ठीक है, इलेक्टोरल कंसर्न्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। जो चुनावी चिंताएं हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में कि एक्सपेंडिचर कैसे होगा, कितना होगा। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेज लगेंगे, पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे। ठीक है, जब भी बजट पास किया जाएगा तरह तरह की मोशंस चलाई जाएंगी कि इसके बजट को इतना कम किया जाए, इसके बजट को इतना कम किया जाए। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज यू कैन से। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम, और जो ओपोजिशन पार्टी से मुद्दा उठाती है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन, एक विधायी प्रावधान, इट इज आर्ग्यूड, ऐसा आर्ग्यू किया गया है, माना गया है, बताया गया है दैट की इज एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट्स। जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस होते हैं वो सभी गवर्नमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये नहीं है कि मान लो आज बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना दिया तो वो केवल बीजेपी गवर्नमेंट के काल में ही लागू रहेगा, दूसरी गवर्नमेंट के काल में नहीं रहेगा, कि लेजिस्लेशन प्रोविजन सभी गवर्नमेंट्स के काल में लागू रहता है। ठीक है, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर, और फ्यूचर में भी। ठीक है, इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन कीपिंग डेफिसिट्स अंडर कंट्रोल। और ये जो विधायी प्रावधान है यह संभवतः जो डेफिसिट्स है, जो घाटा है, उसको कंट्रोल में रखने में प्रभावशाली है। द इनेक्टमेंट ऑफ FRBMA फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो इनेक्ट किया गया, लागू किया गया इन अगस्त 2003, अगस्त 2003 में, मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन फिस्कल रिफॉर्म्स। उसने एक फिस्कल रिफॉर्म्स में एक टर्निंग पॉइंट मार्क कर दिया। टर्निंग पॉइंट है ये, मतलब एक टर्निंग पॉइंट लेकर के, एक अहम मोड़ लेकर के आया था। किसमें? फिस्कल रिफॉर्म्स में, राजस्व सुधार में। बाइंडिंग द गवर्नमेंट थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू परस्यू प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। यह गवर्नमेंट को इसने बाइंड कर दिया, मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के माध्यम से वो परस्यू करे। क्या परस्यू करे? प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक समझदार या इंटेलेक्चुअल पर्संस के द्वारा बनाएगी फिस्कल पॉलिसीज को, सोच समझ करके फिस्कल पॉलिसीज को बनाया जाए, उसको परस्यू करे। इसने क्या कर दिया था? गवर्नमेंट्स को बाइंडिंग कर दिया था। बाइंडिंग में सोचता मजबूर करने, बाध्य कर दिया था कि सरकार कदम उठाए और सोच समझ करके फिस्कल पॉलिसी को बनाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा इंटर जनरेशनल इक्विटी। ठीक है, पीढ़ियों के बीच में जो समानता है उसको क्या करना होगा? इंश्योर करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो लंबे समय की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा बाय अचीविंग सफिशिएंट रेवेन्यू सरप्लस। ठीक है, पर्याप्त रेवेन्यू सरप्लस को अचीव करके। पर्याप्त रेवेन्यू सरप्लस को अचीव करना का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम हो। जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा हो जाता है, रिसिप्ट्स कम हो जाती है, तो बजटरी डेफिसिट्स हो जाता है फिर। ठीक है, रिमूविंग फिस्कल ऑब्स्टेकल्स टू मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी राजस्व बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करके, एंड इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट बाय लिमिटिंग डेफिसिट्स एंड बोरोइंग, और घाटे को और उधारी को सीमित करके एक प्रभावशाली डेट मैनेजमेंट को मतलब सुनिश्चित करे। ठीक है, ये गवर्नमेंट के FRBM में बताया गया कि जो FRBM में जो गवर्नमेंट है वो पीढ़ियों के बीच में जो समानता है उसको सुनिश्चित करेगी। ठीक है, उनके बीच में समानता हो, और लंबे समय का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको बना करके रखेगी। ठीक है, कैसे बना करके रखेगी? कि रेवेन्यू सरप्लस के माध्यम से, फिस्कल ऑब्स्टेकल्स को दूर करके। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी आ रही हैं वो, और एक डेप्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरह से प्रभावशाली बना करके, जिसमें घाटे को और उधार लेना जो है गवर्नमेंट की जो उधारी है उसको कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। द रूल्स अंडर द एक्ट वर नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2004। जो रूल बनाए गए थे ना इस एक्ट के अंडर, वो जुलाई 2004 से इफेक्ट हुए थे, प्रभाव में आए थे। ठीक है, मेन फीचर्स क्या हैं इसके?
मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ये याद करने होंगे, स्टेटमेंट आ सकती हैं इसकी। द एक्ट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंडेट करता है, ठीक है, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स की वो आवश्यक कदम उठाए, उपयुक्त कदम उठाए, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, ठीक है, बजटीय जो राजस्व घाटा है उसको कम करने के लिए वो कदम उठाए। एंड रिवेन्यू डेफिसिट्स, और रिवेन्यू डेफिसिट्स को कम करने के लिए कदम उठाए, सो एज ताकि टू एलिमिनेट द रिवेन्यू डेफिसिट बाय 31 मार्च 2009, ताकि वो 31 मार्च 2000 तक जो रिवेन्यू डेफिसिट है उसको दूर कर सके। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद बिल्ड अप एडिक्वेट रिवेन्यू सरप्लस, इसके बाद वो एक एडिक्वेट रिवेन्यू सरप्लस को बना सके, ठीक है। मतलब 31 मार्च 2009 तक तो उसको घाटा घाटा दूर करना है, 2009 के बाद जब भी आए तो उसको रिवेन्यू सरप्लस करना है, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा ना होने पाए, एक्सपेंडिचर कम रहे, खर्चा कम करना, रिवेन्यू सरप्लस करना है। इट रिक्वायर्स द रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट्स, जो FRBMA है उसने ये आवश्यकता महसूस करवाई, इसे आवश्यकता हुई कि जो फिस्कल डेफिसिट्स है वो 0.3% ऑफ जीडीपी का 0.3% कम किया जाए, ठीक है, इतना कम किया जाए, ठीक है, इच ईयर, हर साल 0.3% कम किया जाए। एंड द रिवेन्यू डेफिसिट बाय 0.5%, और जो रिवेन्यू डेफिसिट्स हैं वो 0.5% कम किया जाए। समझ गए? फिस्कल डेफिसिट कितना कम किया जाए? 0.3%। और रिवेन्यू डेफिसिट कितना कम किया जाए? 0.5%। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवेन्यू डेफिसिट? और फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। और रेवेन्यू डेफिसिट मींस होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो घाटा हो गया इसको कम किया जाए बाई 0.5%। ठीक। इफ दिस इज नॉट अचीव्ड, यदि है अचीव नहीं किया जाता है थ्रू टैक्स रिवेन्यू लगा करके, टैक्स रिवेन्यू के माध्यम से टैक्स लगा करके, द नेसेसरी एडजस्टमेंट हैज टू कम फ्रॉम ए रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, जो आवश्यक समायोजन करना होगा सरकार को, वो एक्सपेंडिचर में, खर्चे में घटोतरी करके करना होगा, खर्चा कम किया जाएगा। ठीक है। द एक्चुअल डेफिसिट्स, जो वास्तविक डेफिसिट्स है, मे एक्सीड, वो बढ़ भी सकता है, द टारगेट्स, उन टारगेट से ज्यादा हो सकता है, स्पेसिफाइड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो टारगेट्स नेशनल सिक्योरिटी के माध्यम से स्पेसिफाइड किए गए हैं, बताए गए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है, हम इसको कम नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो घाटा है वो टारगेट से ज़्यादा भी बढ़ जाए। ठीक है। और नेचुरल कैलेमिटी, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो हो सकता है कि एक साल प्राकृतिक आपदा आ गई और जो बजटीय घाटा है उसको कम नहीं कर पाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और सच अदर एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, या कोई दूसरे एक्सेप्शनल ग्राउंड्स, ठीक है, अपवाद स्वरूप कोई और दूसरा आधार हो, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। कब करेगी? बजट में बताएगी कि बजटरी जो डेफिसिट्स है उसको हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, कि दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, वो गवर्नमेंट बताएगी, उसको स्पेसिफाई करेगी। ठीक है। वो कौन सा हो सकता है? या तो नेशनल सिक्योरिटी, युद्ध हो जाए मान लो किसी देश के साथ, तो बजटरी घाटे का कहाँ टाइम लगेगा। नेचुरल कैलेमिटी, कोरोना, एनी अदर थिंग्स। ठीक है। और ये और भी दूसरे एक्सेप्शनल ग्राउंड्स हो सकती हैं जिनको गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एडवांसेज टू मीट टेम्पररी एक्सेस ऑफ कैश डिसबर्समेंट ओवर कैश रिसीव्स। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार नहीं लेगी, सिवाय एडवांसेज के, मतलब एडवांसेज के माध्यम से ले सकती है, एडवांस ले सकती है, वो उधार नहीं लेगी। ठीक है। टू मीट टेम्पररी एक्सेस ऑफ कैश डिसबर्समेंट्स, ठीक है, ओवर कैश रिसीप्ट्स।
मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार नहीं लेगी, वो एडवांस ले सकती है। उसके जो अस्थायी खर्चे हैं, मान लो उसको थोड़े समय के लिए कैश डिसबर्समेंट करना हो, कैश बांटना हो, ठीक है, लेकिन वो कैश ज्यादा बांटना हो जितना उसको गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, कैश रिसीप्ट्स नहीं हो रहा है, कैश गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा, कैश गवर्नमेंट को डिसबर्समेंट ज्यादा करना है, बांटना ज्यादा है, जैसे कि पेंशन वगैरह, सैलरी वगैरह होगी, ठीक है। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एडवांस ले सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार नहीं ले सकता। दिस इज वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ FRBMA दैट वाज इनेक्टेड इन 2003। क्लियर? The Reserve Bank of India must not subscribe to the primary issues of central government securities from the year 2006 and 7। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनका जो प्राइमरी इश्यू है, प्राइमरी इश्यू का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बॉन्ड जारी कर रहा है, सिक्योरिटी जारी कर रहा है, शुरू में ही जारी कर रहा है उसको, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको नहीं लेगा। सब्सक्राइब का मतलब होता है उसको खरीदेगा नहीं, वो 2006-7 के बाद, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया बॉन्ड वो किया है और बॉन्ड नया इश्यू करे, तो वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस नए बॉन्ड को नहीं लेगा, पहले वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, ठीक है। मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर ग्रेट ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस, ऐसे ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि जो राजस्व ऑपरेशंस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, कम ना हो, पारदर्शिता ज्यादा हो, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखेगी, राज्यसभा और लोकसभा के सामने क्या रखेगी, 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट रखेगी बजट के माध्यम से। कौन सी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट नंबर 2 होगी द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ये 3 जो स्टेटमेंट है बजट के साथ रखेगी, अलोंग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज आर्टिकल 112, ठीक है। क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द ट्रेंड्स इन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द बजट टू बी प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने जो क्वार्टरली रिव्यू होगा, ठीक है, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, 3 महीने 4 महीने में जो होगा, वो जो होगा वो रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बजट के हिसाब से वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा, ठीक है। द एक्ट अप्लाइज ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो एक्ट है ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं है। और हो सकता है ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछ ली जाए कि FRBMA अप्लाइज नॉट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आल्सो टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दो फ्यू स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश हैव इनेक्टेड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशंस, हालांकि कुछ स्टेट हैं जैसे कि कर्नाटका, केरला, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, उन्होंने इस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के कुछ प्रावधानों को लागू किया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, जो फिस्कल कंसोलिडेशन है इसके जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो हैं, ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनके जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल नॉट बी अचीव्ड, वो अचीव नहीं होंगे, ठीक है, इफ ऑल द स्टेट्स डू नॉट पार्टिसिपेट, यदि सभी स्टेट पार्टिसिपेट नहीं होंगे, ठीक है। जो भी उद्देश्य दिए गए हैं इसमें क्या बताया गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, 0.3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट होगा, 0.5% रेवेन्यू डेफिसिट कम करना होगा, ठीक है, और ग्रोथ है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म के लिए उनको रखनी होगी स्थिर। ये जो उद्देश्य बताए गए हैं इसके अंदर वो अचीव नहीं किए जाएंगे यदि सारे के सारे स्टेट्स जितने भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे। हाउएवर, हालांकि दो देयर हैज बीन एन एफर्ट, हालांकि एक प्रयास रहा है, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, टू वाइडन द टैक्स नेट, टैक्स नेट को वाइडन करने का, जो कर्ज जाल जो है, ठीक है, इसको वाइडन करने का, विस्तृत किया जाए, एंड एंश्योर बेटर कंप्लायंस, और इसको बेटर कंप्लायंस भी इंश्योर किया जाए, अच्छी तरह से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है,
यह भी सुनिश्चित किया जाए। टैक्स नेट को वाइडन करने का मतलब ये है कि मोर एंड मोर पब्लिक टैक्स के दायरे में लेकर के आया जाए। ठीक है, देयर हैव बीन फियर्स, ऐसा फियर रहा है, ठीक है, भय रहा, डर रहा है, दैट वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है, मे गेट रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाएगा टू मीट द टारगेट्स, उन टारगेट्स को मीट करने के लिए जो मैंडेटेड बाय द एक्ट, एक्ट के द्वारा जरूरी बताए गए। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है। एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट के द्वारा क्यों प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू कलेक्ट फीस, फाइन्स, ठीक है, फ्रॉम सच गुड्स। ठीक है, एंड सेकंड रीजन इज दैट दिस गुड्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म्स। ठीक है, दैट इज वाई दिस गुड्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है द एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच इनकर्स ऑन रेवेन्यू is called revenue expenditure, and the expenditure that create assets, capitals, ठीक है, is called expenditure, capital expenditure। capital expenditure वो expenditure है जो capital को create करता है, और revenue expenditure वो होता है जो revenue receipts में से होता है। ठीक है, ये capital assets नहीं, ये capital assets create नहीं करता है। fiscal deficit gives the borrowing requirement of the government elucidate, जो fiscal deficits है वो सरकार को उधार लेने की आवश्यकता को बताता है, एल्यूसिडेट करना है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में होगी तो सरकार को इक्वल करने के लिए उधार लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या पब्लिक से। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड द फिस्कल डेफिसिट, ये रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, इसको देख लेना। सपोज दैट ये 5 क्वेश्चन नहीं करना है, 6 क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11, 12। डिस्कस द इश्यू ऑफ डेफिसिट रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट नेसेसरी इन्फ्लेशनरी, डज पब्लिक डेब्ट इंपोज ए बर्डन, एक्सप्लेन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन, ये 10वां पॉइंट, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी क्वेश्चन?